नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। यहां पर आप आपका आकलन कर पाएंगे कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आ जाएंगे पर्यावरण अध्ययन के, तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे ऐप टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का। पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है जो पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की जो मंजूरी है वो भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी। 9 मई 2006 को, 9 मई 2005 को, 9 मई 2004 को या फिर 9 मई 2000 को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 9 मई 2006 को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो विकल्प हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। इनको पढ़कर आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सही होगा। केवल पहला, दूसरा, दोनों या फिर ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प दोनों ही सही है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। ए और बी दोनों ही सही रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। पीपल है, बरगद है, आम है या फिर पाकड़ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष होगा वो आम होगा। आम हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सा हानिकारक पदार्थ है जो नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है। सीजियम 137, स्ट्रासियम 89, प्लूटोनियम 239 या फिर आयोडीन 131। तो यहाँ पर जो वो हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है वह हानिकारक पदार्थ प्लूटोनियम 239 होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीव वानिकी के संबंध में कौन सा कथन सही। यहाँ पर जीव वानिकी के बारे में आपको सही कथन को जानना है, कौन सा रहेगा। 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको कूट में आंसर देना है कि पहला सही है, दूसरा दोनों सही है, तीसरा दूसरा और तीसरा दोनों सही या फिर चौथा तीनों ही सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए जीव वानिकी के संबंध में सही कथन की बात हो रही तो यहाँ पर पहला विकल्प है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव का प्रबंध, बिल्कुल सही है। यहाँ पारिस्थितिकी का पर्याय है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प है कि यहाँ प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प है ये भी जीव वानिकी के संबंध में सही रहेगा। तो तीनों ही विकल्प सही है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। ए, बी व सी तीनों ही विकल्प हमारे सही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से बनता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक से अधिक खाद्य श्रृंखला से मिलने से क्या बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। खाद्य चक्र बनता है, खाद्य जाल, खाद्य संगम या फिर खाद्य वृक्ष। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक से अधिक खाद्य श्रृंखला मिलने से खाद्य जाल बनता है। क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है या फिर घिरा हुआ है। 1/3, आधा, 2/3 या फिर 3/4। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है धरातल का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। कार्बेट है, सुंदरवन है, नंदनकानन है या फिर नागार्जुन है। तो यहाँ पर जो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सुंदर वन उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, भारत का सुंदर वन शीतोष्ण वन का है, सदाबहारी वन का है, ज्वारी वन का है या फिर रूम सागरी वन का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो भारत का सुंदर वन है ये ज्वारी वन का उदाहरण है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
जननीक परिवर्तित सुनहरा चावल मानव की पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सुनहरे चावल की विशेषता को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है वहाँ कौन सा कथन है जो सुनहरे चावल की विशेषता को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। तो यहाँ पर जो सुनहरा चावल होता है दोस्तों, इसमें प्रोविटामिन ए पाया जाता है, जिसका अंतर्ग्रहण करने पर यह मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प रहेगा दोस्तों, ये सबसे अच्छा वर्णित करता है सुनहरे चावल की विशेषता को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए हैं, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बोरे आने लगी हैं, या फिर स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर आपको कोट में आंसर देना है कि कौन सा सही रहेगा। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप बी व डी सही है, बी व सी सही है, बी सी व डी सही, या फिर ए बी सी सही है। तो यहाँ पर भूमंडलीय उष्णता के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प असत्य रहेगा, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गई है, यह बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प रहेगा वो तो हमारा असत्य रहेगा। दूसरा विकल्प पढ़ लेते हैं, हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, बिल्कुल सही है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बोरे आने लगी है, और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। ये तीनों ही भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। तो यहाँ पर बी सी और डी सही रहेगा। इसके अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? ज्वार होता है, जलीय प्रवाह होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, या फिर सोइक विकिरण होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो सोइक विकिरण होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा प्रोटोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें आपको बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा प्रोटोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर जल वाष्प है। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी वह गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के उत्पादक घटक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पारिस्थितिकी के उत्पादक घटक कौन से नहीं हैं इसके बारे में आपको बताना है। हरित जीवाणु है, हरित शैवाल है, झाड़ी है, या फिर दुधारू गाय है। तो यहाँ पर हरित जीवाणु, हरित शैवाल और झाड़ी ये तीनों ही पारिस्थितिकी के उत्पादक घटक है। यहाँ पर दुधारू गाय पारिस्थितिकी के उत्पादक घटक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहाँ कौन सा देश है जहाँ पर सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, या फिर फ्रांस? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्वीडन। 1972 में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी स्वीडन में। याद रखिए कब हुई थी? 1972 में। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? मृदा है, जल है, वायु है, या फिर वनस्पति है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि जो पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक होता है वो वनस्पति होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण। यहाँ पर आपको द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताना है। कौन सा रहेगा? शेर, मेंढक, टेंडा, या फिर हिरण? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण होगा वो मेंढक होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है सागरी बायोम में आपको बताना है प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को कहते हैं, जूप्लैंक्टन को कहते हैं, नेक्टन को कहते हैं, या फिर बेंथस को कहते हैं? तो यहाँ पर जो सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन को कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। फाइटोप्लैंक्टन को सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण यहाँ पर आपको बताना है कि जीवों की संख्या स्थिर होने का क्या कारण है। अपघटक है, उत्पादक है, पर्णहरित है या फिर इनमें से सभी हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है वो अपघटक भी है, उत्पादक भी है और पर्णहरित भी है। ये तीनों ही कारण जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इस संबंध को क्या कहते हैं। जब दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को तो लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, इस संबंध को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सहभोजिता कहते हैं, सहजीवन कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं या फिर प्राक्ष संयोग कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे संबंध को सहभोजिता कहते हैं। याद रखिएगा, दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को सहभोजिता कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है। यहाँ पर आपको बताना है जो बैक्टीरिया है ये किस श्रेणी में सम्मिलित है या फिर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। उत्पादक, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बैक्टीरिया है दोस्तों ये अपघटक श्रेणी में सम्मिलित होता है। कौन? बैक्टीरिया अपघटक श्रेणी में सम्मिलित होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण है। यहाँ पर आपको घरेलू उपकरण बताने हैं। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, एयर कंडीशनर है या फिर कलर है। तो यहाँ पर जो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण है इसमें एयर कंडीशन आता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। एयर कंडीशनर ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाले घरेलू उपकरण में से एक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है या फिर किसके लिए किया जाता है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतु के बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए या फिर वन्य जंतुओं में गूदना गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। तो यहाँ पर जो पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो वनों में पक्षी का अवलोकन करने में किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोट्रिकाएं त्वरित गति से सूख रही है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण का निर्देशित स्थान कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस उद्धरण का निर्देशित स्थान कौन सा है। सुंदरवन है, कच्छ वन है, पश्चिमी घाट है या फिर पश्चिम घाट है या फिर पर्णपाती वन है। तो यहाँ पर इस उद्धरण का जो निर्देशित स्थान है वो सुंदर वन है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। SO2 है, CO है, NO2 है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक SO2 भी है, CO भी है और NO2 भी है। तीनों ही प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर चार विकल्पों में से विचार करना है कि उपरोक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु या फिर आर्द्र भूमि। यहाँ पर आपको कूट में आंसर देना है कि पहला और चौथा प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है, दूसरा और तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा है या फिर चारों ही ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। ये चारों ही प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है क्या सम्मिलित नहीं है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना में? अनुकूलन, परिवर्तनशीलता, जनसंख्या वृद्धि या फिर पार्थिव एकता? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर अनुकूलन, परिवर्तनशीलता और पार्थिव एकता ये तीनों ही सम्मिलित है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है या फिर कोलकाता में है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चेन्नई। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम या फिर 25% से कम? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 50% से कम। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा 50% से कम परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, घास स्थलीय वन पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा कभी सीधा होता है या भी सभी प्रकार का होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो घास स्थलीय वन पारितंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। याद रखिएगा ये सदैव ही सीधा होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं पर्यावरण अध्ययन का। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वह ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।